चैप्टर नंबर 4 मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सबसे पहले हम देखेंगे मांग की कीमत लोच क्या होती है। तो जो प्राइस में जो चेंज होता है, स्मॉल चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके रिस्पॉन्स में जो अमाउंट ऑफ परचेस में चेंज होता है, उसके जो रेशियो होता है, प्रोपोर्शनल रेशियो होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मांग की कीमत लोच या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे अगर कीमत में जो थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें जो परिवर्तन होगा, उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच को हम इसके फॉर्मूले के द्वारा बता सकते हैं। मांग की कीमत लोच ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, मांग की कीमत लोच इस प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड, ये किसका फॉर्मूला है, प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसमें आता है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड, मतलब जितना चेंज जो क्वांटिटी डिमांड में हुआ है और जो हमारे पहले जो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड थी, उन दोनों का रेशियो, जो हमारा चेंज डिमांड हो रहा है, मांग में हो रहा है, मांग की मात्रा में हो रहा है, और जो पहले हमारी मांग की मात्रा थी, उन दोनों का रेशियो। सेकंड आता है प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, कैसे निकालेंगे, तो प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस निकालेंगे चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, जितना हमारी कीमत में परिवर्तन हो रहा है उसके अनुपात में हमारा जो पहले वाली कीमत थी, उन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। अगर इन दोनों फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख देते हैं, अपॉन में लिख देते हैं, तो हमें पता है कि ये ऊपर से जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड, मतलब जो मात्रा में परिवर्तन हो रहा है उसके अनुपात में कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है, मल्टीप्लाई में आएगा हमारा ओरिजिनल कीमत और बाद जो पहले वाली कीमत थी वो, और जो पहले वाली मांग मात्रा थी ओरिजिनल मांग मात्रा और ओरिजिनल कीमत, ठीक है। अब हम जानते हैं प्राइस और डिमांड, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती, और अगर प्राइस डिक्रीज होती तो हमारी डिमांड इंक्रीज होती। तो ये हमारा जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इसको हम एग्जांपल के द्वारा बता सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कि ड्यू टू 10% डिक्रीज इन प्राइस, अगर 10% प्राइस डिक्रीज हो रही है मतलब कीमत में कमी हो रही है, कितनी, 10%, तो हमारी जो मांग मात्रा थी वो 10 से 14 हो जाती है, 10 से 14 हो जाती है बढ़ के। ये क्या है, हमारी मांग मात्रा या क्वांटिटी डिमांड। तो अब हमें कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, 10% डिक्रीज होती कीमत, तो हमें इसलिए क्या करना पड़ेगा, मांग मात्रा को भी परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। परसेंटेज में निकालने के लिए हमारा चेंज कितना हुआ, डिमांड 4, 10 से 14 हो गया, तो कितना चेंज हुआ 4, और ओरिजिनल डिमांड कितनी थी हमारी पहले 10, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा परसेंटेज में निकल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 40%। अब हमें
फोर्थ है हमारा इनइलास्टिक डिमांड और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसको हम बोलते हैं बेरोजगार मांग की लोच। जब क्या होता है हमारे प्राइस में जो चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड। जितनी हमारी कीमत में परिवर्तन होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी मांग मात्रा में परिवर्तन कम होता है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। देखो जब हमारे पास प्राइस थी हमारी ओपी, कीमत थी हमारी ओपी, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी ओक्यू। अब अगर प्राइस डिक्रीज हो गई, ओपी से ओपी 1 हो गई, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी हो जाएगी ओक्यू से ओक्यू 1। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी प्राइस में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंज हो रहा है वो कम है, तो इसी को हम बोलते हैं बेरोजगार मांग की लोच या इनइलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। नेक्स्ट है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और जीरो इलास्टिक डिमांड, इसको हम बोलते हैं मांग की शून्य लोच। देखो इसमें क्या होता है, जब हमारे प्राइस में कितना भी चेंज हो रहा है, प्राइस में कोई भी कीमत में कोई भी परिवर्तन हो रहा है, उसका कोई प्रभाव हमारी मांग मात्रा में नहीं पड़ता। कीमत चाहे कितनी भी कम हो रही है ज्यादा हो रही है, हमारी जो डिमांड थी वो इक्वल ही रहेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसे हम डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। जब हमारी प्राइस ओपी थी तो हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी थी ओक्यू। अगर प्राइस इंक्रीज होकर ओपी 1 हो गई तो भी हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी रही ओक्यू रही। अगर मान लो प्राइस डिक्रीज होकर ओपी 2 हो गई तो भी हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी ओक्यू है। ये जनरली इसमें डिमांड कर्व जो होता है वो y अक्ष के पैरेलल होता है, y एक्सिस के पैरेलल होता है, y अक्ष के समानांतर होता है। ऐसा किन वस्तुओं में होता है, ऐसा अनिवार्य वस्तुओं में होता है जब हमारी नेसेसरी गुड्स होती है। नेसेसरी गुड्स की प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो जाए हम उसकी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए जीवन के लिए जरूरी होती है। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां। इसमें फर्स्ट विधि होती है हमारी फर्स्ट मेथड होती है प्रपोर्शन और परसेंटेज मेथड, आनुपातिक या प्रतिशत विधि। अब इससे हम मांग की लोच को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल प्रोपोर्शनल परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड में हो रहा है उसके अपॉन में क्या करना है हमको प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस रखना है। अब हम प्रोपोर्शनल या परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, तो प्रोपोर्शनल और परसेंटेज चेंज निकालने के हमारे पास यहाँ फार्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल Q1 माइनस Q अपॉन Q। यहाँ पर ED हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, Q1 जो है वो हमारी नई जो मांग है वो होती है, मतलब नई मांग या न्यू डिमांड, और Q जो है वो हमारी इनिशियल डिमांड या प्रारंभिक मांग होगी, ठीक है। उसके बाद आता है नीचे अपॉन में P1 जो हमारी न्यू प्राइस होती है नई कीमत, और P जो है प्रारंभिक कीमत जो इनिशियल प्राइस, ठीक है। अब इसमें से हम इसको माइनस करके Q लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा Q1 माइनस Q मतलब चेंज इन डिमांड अपॉन Q, और P1 माइनस P मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन P प्राइस। इसको जब हम करेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। अभी प्राइस के तरह आएगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस अपॉन क्वांटिटी। इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके और उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ न्यूमेरिकल, जिसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हमारा हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो एक पोमेग्रेनेट है, उसकी प्राइस थी ₹100, तो ये हमारी क्या हो गई ओरिजिनल प्राइस या प्रारंभिक कीमत। अब उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई ₹50 हो गई, तो ये हमारी न्यू
वृद्धि होगी तो हमारा कुल व्यय जो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसको हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक और ग्रेटर देन वन, लोचदार मांग, इसको हम क्या बोलते हैं, लोचदार मांग। सेकंड हमारा यूनिटरी इलास्टिक या एडिक मांग। इसमें क्या होता है, जो प्राइस है उसमें जो चेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं होता। प्राइस में जो स्मॉल चेंजेस होता है, कीमत में जो थोड़ी मात्रा में परिवर्तन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे कुल व्यय में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक या फिर एडिक मांग। थर्ड हमारा इनइलास्टिक या बेरोजगार मांग। इनइलास्टिक का मतलब हो जाता है कि जब प्राइस डिक्रीज हो रही तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है, स्मॉल प्रोपोर्शन में प्राइस डिक्रीज हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है स्मॉल प्रोपोर्शन में, और अगर प्राइस इंक्रीज हो तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब कीमत में अगर वृद्धि हो रही तो कुल व्यय में भी वृद्धि हो रही है, कीमत में अगर कमी हो रही तो कुल व्यय में भी कमी हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेरोजगार मांग या इनइलास्टिक डिमांड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर डिटरमाइनिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच के निर्धारक तत्व। मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है वस्तु की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर कैसा है, अगर कमोडिटी नेसेसिटी गुड्स है तो इनइलास्टिक होगी, अगर वस्तु अत्यावश्यक है और हमें जितनी ज़रूरत है तो वह उनकी मांग की लोच बेलोच होगी। मत बढ़ने पर भी उपभोक्ता इनका उपभोग नहीं घटाएगा, मतलब इनकी अगर प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो जाए, कंज्यूमर इनका कंजप्शन डिक्रीज नहीं करेगा। उसके बाद सेकंड किस्म की या सेकंड टाइप्स की वस्तुएं आती जो होती है हमारी आरामदायक वस्तुएं, जिनको हम बोलते हैं कंफर्ट गुड्स। इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी होती है, मतलब ये मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, क्योंकि कीमतों के बदलने पर भी इन पर उपभोक्ता द्वारा किया गया खर्च समान रहता है। द कंज्यूमर एक्सपेंस रिमेन द सेम इवन इफ देयर प्राइस लेवल इंक्रीज और डिक्रीज। प्राइस लेवल कितना भी इंक्रीज और डिक्रीज हो, कंज्यूमर का एक्सपेंस जो होता है वो सेम रहता है। तीसरी किस्म की जो वस्तु होती है वो विलासिता की वस्तु होती है, लग्जरी गुड्स होती है, और इनका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो ग्रेटर देन वन होता है। इसमें जो प्राइस में जो इंक्रीज डिक्रीज होती है जितनी मात्रा में, उससे ज़्यादा मात्रा में इनकी कंज्यूमर की डिमांड जो होती है वो डिक्रीज इंक्रीज होती है। इसके बाद आता है हमारा प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता। अगर किसी वस्तु की, किसी कमोडिटी की सब्स्टिट्यूशन गुड्स या प्रतिस्थापन वस्तु है तो उसकी प्राइस इंक्रीज होने पर व्यक्ति क्या करेगा, प्रतिस्थापन वस्तुओं का प्रयोग करना चालू कर देगा। और और अगर जिनकी प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती उनकी मांग की लोच क्या होती है, कम लोचदार होती है, मतलब इनइलास्टिक होती है। और जिनकी सब्स्टिट्यूशन गुड्स होती है उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, इलास्टिक्स होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरनेट यूज़। ऐसी कई वस्तु होती है जिनका बहुत सारे सेवरल यूजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, तो इनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, क्योंकि इनकी जो प्राइस अगर बढ़ जाती है, इनकी कीमत अगर बढ़ जाती है तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसको दूसरे उपयोगों से घटाकर केवल सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला जो नेसेसरी जो यूजेस है उसी को करेगा, बाकी सारे यूजेस को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, उपभोक्ता की बजट में इस वस्तु की महत्ता। मतलब उपभोक्ता अपनी आय में से कितना अनुपात इस वस्तु पर खर्च करता है उस बात पर भी मांग की लोच डिपेंड करती है। जैसे कई वस्तु होती है जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत कम हिस्सा खर्च करता है तो उसकी मांग की लोच बेलोचदार होती है। और कई ऐसी वस्तु जैसे माचिस, सेफ्टी पिन, पेंसिल, इन पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत कम भाग खर्च करता है। और कुछ ऐसी वस्तु पे उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करता है, जैसे कार, तो उनकी मांग की लोच क्या होती है, लोचदार होती है। तो शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ हाउ मच पार्ट ऑफ इनकम इज स्पेंड ऑन द कमोडिटी। मतलब कितना पार्ट इनकम का स्पेंड कर रहा है कंज्यूमर उस कमोडिटी पर, इस पर डिपेंड करता है। अगर कंज्यूमर स्मॉल पार्ट इनकम का स्पेंड करता है तो जनरली इनइलास्टिक होता है, जैसे नीडल्स, थ्रेड, इंक, बटन। और अगर कंज्यूमर अपनी इनकम का लार्ज पार्ट स्पेंड करता है तो इलास्टिक होती है उसकी डिमांड, जैसे डिमांड ऑफ कार। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा उपभोक्ताओं की आदतों पर। उपभोक्ताओं की आदतों पर
या फिर हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, इसे कंज्यूमर अगर किसी कमोडिटी का हैबिचुअल हो जाता है, उसको इसकी आदत हो जाती है, जैसे सिगरेट, तम्बाकू, तो फिर उनकी मांग की लोच कैसी होती है? बेलोचदार होती है। मतलब उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक होती है। और जनरली वो इन वस्तुओं की प्राइस बढ़ने पर भी, इन गुड्स कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होने पर भी इनका कंजप्शन कम नहीं करता है। इसके बाद आता है पोस्टपोन ऑफ कंजप्शन गुड। कुछ ऐसी वस्तु होती है जिसका कंजप्शन उपभोक्ता क्या कर सकता है, कंज्यूमर क्या कर सकता है? पोस्टपोन कर सकता है। जैसे हाउस को कंस्ट्रक्ट कराना, तो अगर मान लो इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो उपभोक्ता कुछ टाइम के लिए, कंज्यूमर कुछ टाइम के लिए उसको क्या करता है? पोस्टपोन कर सकता है। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का भी इफेक्ट पड़ता है। जनरली लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ग्रेटर विद इलास्टिक ऑफ डिमांड। अगर कल्पकाल में किसी वस्तु की जो मांग होती है वो बेलोज होती है, जबकि दीर्घकाल में वस्तु की मांग लोचदार होती है। टाइम पीरियड अगर ज़्यादा हो तो डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है, और टाइम पीरियड अगर शॉर्ट हो तो डिमांड जो वो इनइलास्टिक होती है।